नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर 1 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो में आप चैप्टर 1 के अंदर के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो पेज संख्या 9 और 11 के हैं। पेज संख्या 9 पर 4 प्रश्न हैं और पेज संख्या 11 पर 5 प्रश्न हैं। तो देखिए, पेज संख्या 9 पर स्थित पहला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले तो पहला है ए, पहले का ए 300 केल्विन। अब हम जानते हैं केल्विन और सेल्सियस के संबंधों का सूत्र जो होता है, केल्विन बराबर होता है C + 273। यहाँ पर C सेल्सियस में और K क्या है, केल्विन में है। तो केल्विन में दिया है, हमें सेल्सियस में बदलना है और हम इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये इधर आएगा माइनस और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे 273 बराबर C, या C बराबर हम लिख सकते हैं K - 273। अर्थात जो तापमान केल्विन में दिया है उसमें से 273 घटा दीजिए तो आपको सेल्सियस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर K का मान जो है कितना है, 300, और इसमें से 273 घटा दिया जाएगा तो प्राप्त होगा हमें 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाएगा और केल्विन में डिग्री नहीं लगा जाता, तो इसका उत्तर क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बी, इसमें है 573 केल्विन। तो यही सूत्र C बराबर K - 273। अब इसी में से 573 में से 273 माइनस हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो पहले का आंसर 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का आंसर 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगला यानी दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ए 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। अब यहाँ टेम्परेचर कितना दिया है, 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस में पर वह किस अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा, क्योंकि 100 पर ही वो चेंज हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। अब दूसरा प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव अवस्था होगी कि गैसीय अवस्था। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल द्रव अवस्था एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रव से क्या है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों अवस्थाओं में रहेगा, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर इसलिए रहता है कि इस दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा, यानी अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है।
जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो वहाँ पर कार्य किया जाता है। ऐसी कार्य करने में जो ऊष्मा दी जाती है पदार्थ को वह व्यय हो जाती है। इसी कारण तापमान क्या रहता है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। अब देखिए इसी पेज का चौथा प्रश्न, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं ताप एवं दाब पर निर्भर होती हैं। किसी पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस वह किस पर निर्भर होती हैं, ताप एवं दाब पर। ताप कम करके तथा दाब बढ़ाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कम, और दाब को बढ़ा दें तो जो वायुमंडलीय गैसें हैं इनको हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। ताप कम करने से गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। यदि हम ताप कम करते हैं तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, अर्थात उनकी गति मंद हो जाती है। उनकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। और ज्यों ही दाब बढ़ाया जाता है वे द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और ज्यों ही इस दौरान हम दाब बढ़ाएंगे तो वह संघनित होकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, संपीड़ित होकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगले पेज का पहला प्रश्न, यानी 11 पेज का पहला प्रश्न देखिए। पेज 11 का पहला प्रश्न, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, गर्म शुष्क दिन में वातावरण में आर्द्रता जल वाष्प की कमी होती है। गर्म और शुष्क दिन में वातावरण में, वायुमंडल में आर्द्रता यानी जल वाष्प की कमी होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात वाष्पीकरण तेजी से होता है। जब कूलर का पंखा चलता है तो घास की जाली द्वारा गिरने वाला जल तेजी से वाष्प में बदलने लगता है। जब कूलर का पंखा गर्मी में चलता है तो घास की जाली लगे रहते हैं कूलर में, तो उस पर गिरने वाला जल तेजी से वाष्प में बदलने लगता है। जल की वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल को वाष्प में बदलने के लिए, परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कूलर के आसपास के वातावरण से ले लेता है। जो जल वाष्पीकरण होता है वह कूलर के आसपास से ऊष्मा ले लेता है। अतः कूलर के पास का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, और इसलिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मिट्टी के बने घड़े में बहुत अधिक संख्या में बारीक से बारीक छिद्र होते हैं। मिट्टी का जो घड़ा होता है बड़ी संख्या में बारीक से बारीक छिद्र होते हैं, जिससे जल रिस कर बाहर आता रहता है और वहाँ से इसका वाष्पीकरण होते रहता है। वहाँ से क्या हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। जल को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल को वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ ऊष्मा उसे घड़े के अंदर के जल से प्राप्त होता है। यह ऊष्मा उसे कहाँ से प्राप्त होता है, घड़े के अंदर जो जल रहता है उससे प्राप्त होता है। अर्थात घड़े के अंदर के जल की ऊष्मा कम होने से, उसकी ऊष्मा जो कम हो जाएगी तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाता है। अतः घड़े का जल ठंडा हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र तेजी से वाष्पीकृत होने वाले द्रव हैं। एसीटोन हो, पेट्रोल हो, इत्र हो, ये क्या करते हैं, तेजी से वाष्पीकृत होते हैं। जब इन्हें हथेली पर डाला जाता है तो ये हथेली से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। हथेली से हमारे ऊष्मा लेकर ये वाष्प में बदल जाते हैं। हथेली की ऊष्मा कम होने से हथेली ठंडी हो जाती है। जब हथेली की ऊष्मा कम हो जाएगी तो हथेली क्या हो जाएगी, ठंडी। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी से पी
लेते हैं क्योंकि प्लेट में रखी गर्म दूध या चाय शीघ्रता से ठंडी होती है। प्लेट में रखी गर्म दूध या चाय शीघ्रता से ठंडी होती है क्योंकि उसमें रखी दूध या चाय का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। यानी प्लेट में रखा दूध, गर्म दूध या चाय का सतही क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। होने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। यानी क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी तेज होगा। इस कारण उसका गर्माहट कम हो जाता है और हम उसे कप की अपेक्षा जल्दी से पी लेते हैं। अब अगला और अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें क्या? सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा शरीर के पसीने को अच्छी प्रकार से सोखता है। जो सूती कपड़ा होता है शरीर के पसीने को अच्छी प्रकार से अवशोषित करता है और उसका वाष्पीकरण हो जाता है। जो पसीना होता है उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होने के लिए पसीना हमारे शरीर से उष्मा लेता है। वाष्पीकरण होने के लिए पसीना क्या करता है? हमारे शरीर से उष्मा लेता है और हमारी शरीर हमेशा ठंडी रहती है। हमारी शरीर क्या रहेगी? हमेशा ठंडी रहेगी। नमस्कार।